नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जेड एंड वाई पैरामीटर्स। तो जेड पैरामीटर के लिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने डिराइव कर ली थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। v1 और v2 की वैल्यू अपन को इससे मिलती है। ओके, ये रिलेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। नाउ फाइंडिंग i1 i2 यूजिंग क्रेमर्स रूल। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है? z और y के बीच में। एंड इफ़ यू रिमेंबर y पैरामीटर की इक्वेशन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू हमें मिलती है वो किसकी मिलती है? i1 i2 के। तो हमारा मेथड क्या होगा कि हम इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ से हम i1 i2 की वैल्यू निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे जो y पैरामीटर की i1 i2 की इक्वेशन है दोनों से, और इक्वेशन जो कोफिशिएंट होंगे उनको इक्वेट कर लेंगे। अब क्रेमर रूल मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया है। एक टॉपिक एक लेक्चर है मेरा जिसमें मैंने हेडिंग है उसकी सर्किट एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ, है ना। किरचॉफ लॉ के हेल्प से सर्किट की एनालिसिस करना। उसमें मैंने 2 टाइप की एनालिसिस आपको पढ़ाई है। फर्स्ट एनालिसिस उसमें थी नोड एनालिसिस और सेकंड उसमें थी लूप एनालिसिस। तो जो सेकंड वाला पोर्शन है लूप एनालिसिस, उसमें आपको डिटेल से पता चल जाएगा कि क्रेमर रूल को यूज़ करके i1 i2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वहाँ से मैं डायरेक्टली i1 i2 के फॉर्मूले कॉपी कर रही हूँ। वहाँ से i1 का फॉर्मूला हमें मिलता था डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा z और i2 का फॉर्मूला मिलता था डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा z। अब डेल्टा 1 और डेल्टा z क्या थे उस टाइम? तो डेल्टा z जो है वो तो सिंपल z मैट्रिक्स जो थी उस केस में 3/3 की मिली थी और यहाँ पर अपन को 2/2 की मिल रही है। तो डेल्टा z मैट्रिक्स जो है वो ये रहेगी। और डेल्टा 1 की वैल्यू अपन ने कैसे निकाली थी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में E0 0 करके पोटेंशियल की मिल रही थी, यहाँ पर अपन को z मैट्रिक्स मिल रही थी और यहाँ पर अपन को करंट की वैल्यू मिल रही थी इस जगह। तो डेल्टा 1 निकालने के लिए हमने क्या किया था? फर्स्ट कॉलम को इस वाले कॉलम से रिप्लेस कर दिया था, बचे हुए दोनों कॉलम को हमने टच भी नहीं किया था। और डेल्टा 2 निकालने के लिए सेकंड वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से रिप्लेस कर दिया था। तो देखो यहाँ पर भी अपन यही कर रहे हैं कि डेल्टा 1 निकालने के लिए ये अपने पास एक कॉलम है, ठीक है, और यहाँ अपने पास क्या बन रही है? z मैट्रिक्स और साथ में क्या बन रहा है? i1 i2। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हमें लेफ्ट साइड में मिल रहा है v1 v2, राइट साइड में हमें मिल रहा है z11 z12 z21 z22 और इसके साथ में हमें यहाँ पर मिल रहा है i1 i2। ये z पैरामीटर की इक्वेशन वाला है। तो जब डेल्टा 1 निकालेंगे तो ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसकी जगह हम डालेंगे v1 v2। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया v1 v2 और ये सेकंड वाला कॉलम है इसको हम टच भी नहीं करेंगे, तो ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर कर दिया, तो ये डेल्टा 1 हो गया। सिमिलरली डेल्टा 2 यहाँ पर निकाला हुआ है, उसमें फर्स्ट कॉलम जो है इसको एज इट इज़ रखा है और जो सेकेंड कॉलम है उसको v1 v2 से रिप्लेस कर दिया है। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? i1 की वैल्यू कितनी है? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा z। अब डेल्टा 1 हमने निकाल रखा है ये, इसको किससे डिवाइड करना है? डेल्टा z से। तो देखो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है पूरी और इसको डिवाइड कर दिया डेल्टा z से। तो ये अपन को इक्वेशन नंबर 3 में मिल गया i1। i2 निकालेंगे तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा z करेंगे। तो डेल्टा 2 देख लेते हैं, डेल्टा 2 अपन को ये मिला है, पर मैं इसमें v1 का टर्म पहले ले लेती हूँ और v2 का टर्म बाद में ले लेती हूँ। तो ये मैंने वैल्यू लिख दी और इस वैल्यू को डिवाइड किससे करना है? डेल्टा z से, क्योंकि डेल्टा 2 की वैल्यू है। तो डेल्टा 2 को डिवाइड करना है डेल्टा z से, जो कि अपन ने किया है यहाँ पर। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल गया i2। अब 3 और 4 हमको जो मिल चुका है उसको कंपेयर करेंगे हम y पैरामीटर से। तो y पैरामीटर की ये दोनों इक्वेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं y पैरामीटर वाले लेक्चर में। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 इनको नाम दे देते हैं। नाउ वी विल कंपेयर 3 with 5 एंड 4 with 6। ओके, तो 3 और 5 और 4 6 को कंपेयर करते हैं। तो 3 5 में देखो क्या है, ये 3 इक्वेशन, इसका लेफ्ट हैंड साइड में है i1, 5 में भी लेफ्ट हैंड साइड में i1, यहाँ v1 और v2, यहाँ पर भी v1 और v2। तो जो v2 का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर है y12, वो बराबर हो जाएगा इस कोफिशिएंट के, और जो ये y11 है ये कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। सिमिलरली 4 को 6 के साथ करना है, तो 4 को 6 के साथ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं i2 है, इसमें भी i2 है, यहाँ v1 और v2 है 4 में, और 6 में भी यहाँ v1 और v2 है। तो ये जो y21 है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये इस कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा। और जो y22 है ये बराबर हो जाएगा इस कोफिशिएंट के। तो मैंने चारों को कंबाइन करके लिख दिया है। देखो y11 y12 y21 y22 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स बनती है y मैट्रिक्स इस तरह से। तो ये मैंने चारों यहाँ पर लिख दिए हैं। सिमिलरली अगर हम उल्टा करते तो जो ये y की पैरामीटर की वैल्यू मिली है इन टर्म्स ऑफ z पैरामीटर। अगर हम इन्वर्स करते तो हमें सिमिलरली, अब डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं अपन, डायरेक्टली लिख रहे हैं कि अगर z मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते इन टर्म्स ऑफ y, तो जहाँ जहाँ पर z है आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ बस y कर दीजिए। फर्स्ट टर्म बन जाएगा
Z22 अपॉन डेल्टा Z था वो बन जाएगा Y22 अपॉन डेल्टा Y। ये टर्म के अंदर Y आ जाएगा, इस टर्म के अंदर Y आ जाएगा, इस टर्म के अंदर Y आ जाएगा। तो डेल्टा Z तो हमें पता है Z मैट्रिक्स है। सिमिलरली डेल्टा Y कौन सा होता है? Y मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू होती है ये। ओके सो ये था Z और Y में रिलेशन। अब इसी तरह से Z और H में रिलेशन निकालते हैं। तो Z पैरामीटर की सबसे पहले ये दो इक्वेशन हमें मिलती है। अब काम क्या करना है, हमें देखना है H पैरामीटर में हमें इक्वेशन किस किस की मिलती है। तो ध्यान रखना, H में हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलती है V1 की और सेकंड हमें इक्वेशन मिलती है I2 की। तो हमारा मेथड क्या होगा कि Z पैरामीटर वाली इक्वेशन से हम V1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे H पैरामीटर के V1 और I2 वाली इक्वेशन से। तो इक्वेशन नंबर 2 देखो ये वाली रही। इस इक्वेशन में सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? I2 की। तो ये आप देख लेना, इस टर्म को उधर भेज देना और फिर Z22 से डिवाइड कर देना, तो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा विच इज़ I2। अब ये I2 वाली वैल्यू हम वापस इक्वेशन 1 में कहाँ पुट करेंगे? तो यहाँ V1 है, यहाँ I1 है, ये I2। तो जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है I2 की, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में V1 है, ये Z11 I1, ये Z12, ये पूरा टर्म किसका हो जाएगा? I2 का हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म में यहाँ पर I1 है और इसमें भी I1 है, तो इन दोनों को साथ में कॉमन ले लो, I1 कॉमन लोगे और Z22 LCM लेंगे तो ये मिल जाएगा। ये जो टर्म है Z11 Z22 माइनस Z21 Z12, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा Z को। और बचा हुआ टर्म अपने पास एज इट इज़ है। अब हम H पैरामीटर की इक्वेशन लेते हैं। H पैरामीटर की इक्वेशन हमें ये दोनों मिलती है। तो हम क्या करेंगे, 4 को 5 के साथ करेंगे, 3 को 6 के साथ करेंगे। तो एक बार मैं 4 और 5 बता देती हूँ क्योंकि वो यहीं पर दिख रहे हैं दोनों। तो इक्वेशन नंबर 4 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? V1, 5 में क्या है? V1। यहाँ क्या है? I1 V2, यहाँ क्या है? I1 V2। तो इनके कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे। तो ये टर्म हो जाएगा आपके पास H11 और ये टर्म हो जाएगा अपने पास H12। इसी तरह से 3 और 6 को कंपेयर करते हैं। तो 3 इक्वेशन देखते हैं ये वाली। तो 3 में यहाँ पे क्या है? I2, I1 और V2। अब इक्वेशन नंबर 6 में देखते हैं। तो 6 में भी ये देख लीजिए I2, I1 और V2। तो 3 के अंदर यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 6 वाले कोफिशिएंट यानी H21 और H22 को। तो यहाँ से अपन को चारों वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो ये चारों वैल्यूज़ अपन ने लिख ली है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से मिल जाएगा। और उल्टा करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो इधर आ जाएंगे H की जगह Z और इधर आ जाएंगे Z की जगह H। तो अपने पास बन जाएगा डेल्टा H अपॉन H22, H12 अपॉन H22 माइनस H21 अपॉन H22 और 1 अपॉन H22। तो ये था Z से H में या फिर H से Z में रिलेशन।